हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। पार्ट वन में हम लोगों ने वाटर रिसोर्सेज तक डिस्कस किया था। आज हम इस पार्ट में मिनरल रिसोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं। मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? मिनरल रिसोर्सेज बेसिकली दे आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जो हमारे अर्थ के सरफेस पर रहते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में शायद नहीं बताया होगा, शायद मे बी, बट यहाँ हम जान लेते हैं, इट्स ओके। मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं? जो जिसमें आयरन, कॉपर, गोल्ड वगैरह आ गया। नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन होते हैं? जैसे लाइमस्टोन हो गया, सॉल्ट हो गया, क्ले हो गया। अब माइनिंग के कुछ मेथड्स होते हैं। या तो अंडरग्राउंड माइनिंग कर सकते हो, या तो आप अर्थ की जो नियर वाली सरफेस है वहाँ पर माइनिंग कर सकते हो, यानी कि थोड़ी ऊपर वाली परत। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है माइनिंग को लेकर। पहला तो ये आता है कि इन्वायरमेंट आपका डिग्रेड हो जाता है, यानी कि सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो उससे सॉइल इरोजन भी होगा। ठीक है, और उससे क्या होता है, मतलब जब आप माइनिंग वगैरह करते हो तो आपको पेड़ वगैरह काटने पड़ते हैं, और उसके साथ साथ जो सॉइल भी इरोड हो जाती है। दूसरा, पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। तीसरा आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जब आप रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करोगे तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ही होगा, रिसोर्स कम हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दो तरीके के, कन्वेंशनल और एक नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स कौन से होते हैं? जैसे आपके फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वगैरह, ये सब कन्वेंशनल सोर्स होते हैं। नॉन कन्वेंशनल क्या है? जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ठीक है, जियोथर्मल एंड बायोगैस। बेसिकली कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज वो हैं जो आपके लिमिटेड है, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज क्या है? जो आपके अनलिमिटेड रिसोर्सेज से बने हुए हैं, ठीक है, वो जो एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज से जो आती है। जैसे आप देखोगे जो फॉसिल फ्यूल्स है, कोल, पेट्रोलियम यूज़ करोगे, अगेन पॉल्यूशन। ये नॉन रिन्यूएबल है और फाइनाइट है, समझ गए, मतलब कम है और रिन्यू भी नहीं होंगे। क्लाइमेट चेंज में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव वे में। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स को के बारे में देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रमोटिंग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय रिन्यूएबल सोर्सेज। अब आप देखोगे कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है रिन्यूएबल सोर्सेज से, ठीक है, ताकि हम इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सके। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पर कितना डिपेंडेंट रहोगे? सोलर पैनल्स भी यूज़ करो, है ना, इससे सस्टेनेबिलिटी भी आएगी। एट्थ आता है इसमें नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की? आपको पता है कि जो फॉरेस्ट है दे कंट्रीब्यूट टू ऑक्सीजन सप्लाई, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या दे रखा है कि वाइल्ड लाइफ जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करती है, पेस्ट पॉपुलेशन को मेंटेन करती है, पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल, ये सारी एक्टिविटीज। और इसमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट देखते हैं हम, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। पहला आता है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल डेसिडियस, देन डेजर्ट एंड देन माउंटेन वेजिटेशन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? अगेन इसके लिए भी आपको एक टेबल चाहिए होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, ठीक है, किस रीजन में मिलते हैं, और क्या क्या यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, या कौन कौन सी वेजिटेशन होती है यहाँ पे। तो ये कहाँ मिलते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, जैसे वेस्टर्न घाट्स हो गया आपका, ठीक है। और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है मॉडरेट रेनफॉल जहाँ होती है, ठीक ठीक, जैसे आपकी प्लेन्स ऑफ गंगा हो गई, थोड़ा सा नदर्न प्लेन्स वाला एरिया आ जाता है ना वहाँ पर। डेजर्ट वेजिटेशन किसे कहा जाता है? जहाँ पे जो आपके ड्राई एरियाज होते हैं वहाँ पे आपको डेजर्ट वेजिटेशन देखने को मिलेगा, जैसे राजस्थान हो गया, वहाँ पे कैक्टस और थॉर्नी बुशेस देखने को मिलेंगे। माउंटेन वेजिटेशन किसे कहा जाता है? जो हिली रीजन्स में, जैसे हिमालयस वगैरह में हो गया, और वहाँ पे कॉनिफेरस ट्रीज जैसे पाइन और फिर हो गया आपका, ये सारे प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारी सेंचुरीज बनाई हुई है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे, और किस स्पीशीज को बचाने के लिए स्पेसिफिकली हमारे पास पार्क्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, क्रिएशन ऑफ सुंदरबंस रिजर्व्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल गिव यू द पीडीएफ। तीसरा इसमें जो सबसे लास्ट है, 9th पॉइंट, एसडीजी, जो हमने पहले भी डिस्कस किए। कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है हमारे पास, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने सेट किए। 17 है, जिसमें से हम कुछ सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज पर डिस्कस करते हैं, फोकस करते हैं, जैसे कि क्लीन वाटर और सैनिटेशन,
जो कि हमारा 6th गोल है। और क्या है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जो कि 7th गोल है। और यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो लाइफ ऑन लैंड एंड वाटर है, वो ये हमारे 14 एंड 15 गोल है। ठीक है, कुछ 17 गोल्स है, 17 में से कुछ ये गोल्स है जिस पर हम फोकस करते हैं सबसे ज़्यादा। सस्टेनेबल, हमें ये ध्यान में रखना है कि गोल क्या है हमारा। पहला तो ये कि कंजम्पशन हो, प्रोडक्शन हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है हमारा 12th गोल है, उसके मुताबिक लास्ट इसमें क्या दे रखा है कि हम एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करें और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करें। आई होप आप लोग को ये चैप्टर थोड़ा क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और अपने क्लास 10th के बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, ठीक है, इसको ज़रूर शेयर करना। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर नाउ। ओके, दैट वाज ऑल फॉर नाउ। आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इसके कुछ पीडीएफ्स है, आई विल अटैच, वो आप लोग यूज़ कर लेना।